हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है और इसमें क्या है, बर्फ़ नहीं जमती है, ये शिकायत है। और बर्फ़ नहीं जमती है तो वहाँ पे क्या रीज़न होते हैं और उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है, जो आप देख रहे हैं सामने फ्रीज़र के, और इसमें क्या है, पानी है, मॉइस्चर है, बट यहाँ पर क्या है, पानी ठंडा होता है और जो बर्फ़ होती है बर्फ़ नहीं जमती है। तो ऐसी प्रॉब्लम और ऐसी समस्या आपके सामने आ रही है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम होटल रखते हैं कोई, जैसे कि हमने होटल में पानी रखा हो, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर 2-1 दिन रखी है कंटिन्यू तो फिर थोड़ी बहुत परत आ जाती है। बट ऐसा नहीं होता है कि अगर इसके होटल है उसमें एकदम परत जम जाए, बर्फ़ जम जाए, एकदम अच्छे से बर्फ़ जमना चाहिए। तो ये जो है दिक्कत आती है फ्रीज़र में। और आपके सामने भी अगर चाहे वो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर हो या फिर डबल डोर रेफ्रिजरेटर हो, अगर बर्फ़ नहीं जमती है, होटल में रखते हैं या प्याली में रखते हैं या कटोरी में रखते हैं, तो वहाँ पे क्या है, पानी आपका ठंडा होता है या फिर पानी कम ठंडा होता है। तो वहाँ पे आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और बर्फ़ अगर नहीं जमती है, मेन चीज़ जो है बर्फ़ नहीं जमती है, तो वहाँ पे क्या फ़ॉल्ट होता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ क्लियर कर दूँगा। तो आपको करना है, इस वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना है। तो यहाँ पे जो फॉल्ट है वो भी आपको बताऊंगा। और आपके सामने भी अगर इस तरीके की दिक्कत आ रही है कि वहाँ पे बर्फ़ नहीं जम रहा है फ्रीज़र में, मतलब जो है फ्रीज़र में एक साइड जो होता है थोड़ी बहुत आइस आती है या फिर एक साइड नहीं आती है, तो वहाँ पे क्या फ़ॉल्ट होता है और पानी ठंडा नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि पानी बहुत ना के बराबर ठंडा होता है, और अगर पानी ठंडा होता है तो वहाँ पे बर्फ़ नहीं जमती है। तो ये दिक्कत आती है, तो आप इसको भी कैसे ठीक कर सकते हैं, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। अभी आप देख रहे हैं फ़िलहाल ये जो है रनिंग कंडीशन में, और यहाँ पे क्या है, इसका जो फ्रीज़र है, फ्रीज़र भी न्यू चेंज कर दिया है इससे पहले किसी टेक्नीशियन ने, और इसका जो हीटिंग कंडेंसर है वो भी चेंज कर दिया है। तो इसमें अब जो दिक्कत है वो मैं आपको बताऊँगा। और इसका जो फ्रीज़र है, फ्रीज़र आप देख रहे हैं न्यू इंस्टॉल है फ़िलहाल ये, और रेफ्रिजरेटर भी अभी नया, ये कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। ये जो है मैं आगे से आपको दिखाऊंगा वो भी। फ़िलहाल इसमें क्या है, एक साइड अगर आइस जमती है तो हो सकता है कि आपका जो फ्रीज़र हो वो चोक हो, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर चोकिंग सिस्टम होता है, चोक होता है, तो आप उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपका जो फ्रीज़ होगा वहाँ पर क्या होता है, एक थर्मास्टेट लगा होता है। ये जो होता है थर्मास्टेट जो होता है सेटिंग के लिए होता है। अगर समर में है तो आप समर में रखें, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप कोल्डेस्ट पे रखें, तो वहाँ पे क्या होगा, अच्छे से ये बर्फ़ जमाएगा और वहाँ पे चिल्ड अच्छे से होगा। अगर ये मानसून का मौसम है तो मानसून में रखें, वरना विंटर पे रखें। और ये जो नोब होती है इसी का सारा काम होता है। तो आप इस नोब को सेलेक्ट करके उसके बाद अपने अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। अगर मानसून है, बारिश का है तो बारिश पे रख लें, वरना आप समर है तो आप कोल्डेस्ट पे रखें। उस पर क्या होगा, बर्फ़ बहुत ज़्यादा अच्छे से जमाएगा। अगर ये सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी वहाँ पे बर्फ़ नहीं जम रही तो वहाँ पे क्या फॉल्ट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले जो होता है फ्रीज़र के नीचे जो होता है एक सेंसर लगा होता है, जो हम थर्मास्टेट से सेंसर गुजर के नीचे फ्रीज़र से अटैच होता है। अभी फ़िलहाल मैंने इसको हटा के रखा है आपको समझाने के लिए। इसमें दो दिक्कत होती है, एक तो ये होता है अगर इससे ये अटैच नहीं होता है, ये जो आप देख रहे हैं इसकी कैप लगी होती है, इसी में ये अच्छे से अटैच होता है। अगर ये अच्छे से अटैच नहीं होता है, अगर बाहर निकल जाता है, तो एक तो रीज़न ये होता है कि ओवर आइस जमती है। दूसरी बात ये, अगर ये कूलिंग को सेंस नहीं करता है तो वहाँ पे क्या होता है, अगर सेंसर निकल गया, कूलिंग को सेंस नहीं करता है, तो वहाँ पे जो बर्फ़ है वो नहीं जमेगी। या फिर ये थर्मास्टेट ख़राब हो जाता है, ये सेंसर काम नहीं करता है, सेंस नहीं करता है, तो वहाँ पे आइस बिल्कुल नहीं जमती है। क्योंकि ये होता है कि कंप्रेसर को ऑन नहीं करता है, तब ये दिक्कत आती है। या फिर ऐसा होता है, ये सेंसर जो होता है बीच में से कट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तब क्या होता है, आपका कंप्रेसर कंटिन्यू चलता है, उसके बाद जो कूलिंग को सेंस करना चाहिए, कूलिंग को सेंस नहीं कर पाता, ये दिक्कत आती है। तो अगर ये जो कैप है, कैप नहीं है, तो आप अच्छे से टाई क्लिप से बांध सकते हैं इसको, मतलब अच्छे से फ्रीज़र से बॉडी से अटैच करके। इससे क्या होगा, फिर ये थर्मास्टेट जो होता है वो वर्क अच्छे से करता है जैसे कि इसको करना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से बॉडी से अटैच कर दें सेंसर को। अगर सेंसर अच्छे से अटैच नहीं होगा तो वहाँ पे कूलिंग को सेंस नहीं करेगा और फिर अच्छे से कूलिंग नहीं हो पाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सेंसर के अंदर एक गैस होती है, वो गैस निकल जाती है, अगर टूट जाता है तब वहाँ पे कूलिंग को सेंस नहीं कर पाता है। तो अगर थर्मास्टेट आप कैसे चेक करना चाहते हैं या कैसे चेक करेंगे तो आप वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो इसको क्या है, बॉडी से आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से अटैच करना है। फिलहाल इसमें जो फॉल्ट है वो भी मैं आपको मतलब बताऊँगा, और ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है।
क्योंकि मैं बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ। इससे पहले जब मैंने वीडियो मतलब शूट कर रहा था उस समय क्या होता इसका माइक का कैमरा ऑफ था, ये दिक्कत आई, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। उसके बाद आपको देखना है आपका जो डोर होता है, डोर अगर प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हुआ, डोर की जो गैसकेट है वो ठीक नहीं होगी, या फिर डोर जो होता है उसकी गैसकेट में दिक्कत आती है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी मैं बताऊँगा। और अगर आपकी गैसकेट जो है दरवाजे से अच्छे से अटैच नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होगा, बाहर की एयर जो होगी वो अंदर जाएगी, फ्रीज़र में जो आइस होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी पानी में। तो जो भी जितनी भी आइस होगी, एक ये रीज़न होता है कि आपके रेफ्रिजरेटर में जो है बर्फ़ जमी है, उसके बाद ये जो है गैसकेट जो है दरवाज़ा जो है फ्रिज के मतलब अच्छे से सटक के बंद नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे एयर जो जाएगी, एयर के थ्रू फिर क्या होगा, जितना भी आपकी जो है बर्फ़ जमी होगी वो सारी मेल्ट हो जाएगी, पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। आप देख रहे हैं ये गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब जिस तरीके से ये बंद है उसी तरीके से होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, अच्छे से कूलिंग करेगा और जो आपकी बर्फ़ है वो बाकायदा बर्फ़ जमी रहेगी। क्योंकि यहाँ से क्या होगी, अगर थोड़ा बहुत भी स्पेस है, थोड़ा बहुत भी गैप है, जैसे कि मैं आपको इसे ओपन कर, इतना भी अगर गैप है तो यहाँ से क्या होगा, एयर कंटिन्यू जाएगी, तो जितनी भी बर्फ़ है, कितनी भी अच्छी बर्फ़ जमाता हूँ आपका रेफ्रिजरेटर, फिर भी वहाँ पे जो होगा उसकी जो बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा आइस है, तो वो मेल्ट हो जाएगी, पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, इस वजह से वहाँ पे अच्छे से बर्फ़ नहीं जम पाएगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी बर्फ़ है, जो भी बर्फ़ है, इसका जो डोर है, डोर में क्या करें, अच्छे से इसको सटका के बंद करें। तो इससे क्या होगा, अगर गैसकेट आपकी ख़राब है या गैसकेट कट गई तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसका मैग्नेट मतलब जो ख़त्म हो जाता है तो आप उसको रिप्लेस कर दें, तो वहाँ पे क्या होगा, अच्छे से ये टाइट से डोर बंद होगा। अगर डोर ऐसा होता है कि नीचे की तरफ खिसक गया है तो आप इसको लॉक को ठीक कर दें, हल्का सा ऊपर कर सकते हैं, या फिर यहाँ से अगर लॉक ख़राब है तो अगर डोर जो है डिसबैलेंस होगा फिर भी ये ठीक से बंद नहीं होगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, डोर जो होता है आप क्या करते हैं, बोतल बहुत ज़्यादा हैवी रखते हैं इसमें, इस वजह से डोर जो होता है वेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो जाता है, फिर नीचे की साइड खिसक जाता है ये दरवाज़ा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ से लिमिटेड आपको वेट रखना है, जिससे कि यहाँ पे ये जो डोर है वो नीचे की तरफ ना आए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस पर क्या है, अच्छे से आप ज़्यादा लोड नहीं देंगे, कम लोड देंगे। अगर ज़्यादा लोड देते हैं तो ये डोर नीचे आने के चांसेस रहते हैं, लूज़ हो जाता है नीचे से, इस वजह से ये डोर डिसबैलेंस हो जाता है। बाकी इस तरीके से एकदम प्रॉपर तरीके से अटैच होना चाहिए, अच्छे से बंद होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका जो बर्फ़ होगी आगे तो आप एयर नहीं जाएगी, तो वहाँ पर बर्फ़ जो होगी पानी में कन्वर्ट नहीं होगी, तो इस वजह से अच्छी बर्फ़ रहेगी। तो अभी हम देख रहे हैं फ़िलहाल इसमें जो है बूंदे हैं, पानी के ड्रॉप हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, और मैं आपको बैक साइड लेके चलता हूँ, उसमें फिर जो दिक्कत आएगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, एक साइड कभी कभी ऐसा होता है, एक साइड आई जमती है, एक साइड नहीं जमती है, फ्रीज़र में ये भी दिक्कत आती है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपका सिस्टम जो है चोक है, तब ये दिक्कत आती है, मतलब फ्रीज़र में एक तरफ बहुत ज़्यादा ऑयल है, इस वजह से ये दिक्कत आती है, और दूसरी साइड क्या होती है, थोड़ी बहुत आइस जमती है और पूरे फ्रीज़र में आइस नहीं जमती है। तो इसका एक रीज़न ये होता है कि आपका जो फ्रीज़र है वो कहीं ना कहीं से चोक है, इसी वजह से ये दिक्कत आती है। एक साइड आइस आती है थोड़ी बहुत, एक साइड नहीं आती है, एक साइड बिल्कुल ही आइस नहीं आएगी, तब ये दिक्कत आएगी। तो आप क्या करें, इस फ्रीज़र को क्या अच्छे से फ्लैश कर लें नाइट्रोजन लेके, उसके बाद जो ऑयल होगा वो सारा बाहर आ जाएगा, उसके बाद दोबारा सोल्डिंग वगैरह करके वैक्यूम करके अच्छे से आप गैस फिलअप करेंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका फ्रीज़र चोक है तो एक मतलब ये जो है आप इससे क्लियर कर सकते हैं, एक साइड आइस आ रही है, एक साइड नहीं आ रही है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। फिलहाल ये सिस्टम कहीं से चोक नहीं है, और इसकी जो रनिंग स्टैंडिंग प्रेशर है वो भी ठीक है, सब कुछ मैंने देख लिया है। उसके बाद जो है मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा सब कुछ कि इसमें क्या दिक्कत है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर इस पर पंच हो जाते हैं, जो पाइप देख रहे हैं आप, एक चीज़ और होता है, अगर ये पंच हो जाते हैं, ये पाइप मतलब पिचक जाते हैं, दब जाते हैं, तब भी ये दिक्कत आती है, एक साइड आइस आएगी, एक साइड नहीं आएगी। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि ये पाइप पंच नहीं होने। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हीटिंग कंडेंसर वो एकदम न्यू इंस्टॉल किया है, जो आपके सामने नज़र आ रहा है, और इसका जो फ्रीज़र है वो भी हमने नहीं और किसी ने इसको चेंज किया है, इस फ्रीज़र को। फिर उसके बाद भी यहाँ पे क्या है, बर्फ़ नहीं जम रही है, ऐसा क्या है और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका जो मैंने रनिंग स्टैंडिंग प्रेशर सब कुछ देख लिया, इसका हीटिंग कंडेंसर भी नया है, हीट भी हो रहा है, मगर फिर भी वहाँ पे बर्फ़ नहीं जम रही। तो इस चीज़ की आपको कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लें, यहाँ पे जो कंपनी ने गैस दी है R601, गोदरेज के जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं ज़्यादातर, चाहे वो सिंगल डोर हो या फिर डबल डोर रेफ्रिजरेटर हो, तो वहाँ पे क्या है, R601 गैस का यूज़ होता है। तो R601 गैस है, इसमें इसका रनिंग प्रेशर ठीक है, स्टैंडिंग प्रेशर ठीक है, सब कुछ ठीक है, और कंडेंसर भी हीट हो रहा है, ऐसा नहीं कि हीट नहीं हो रहा है, पानी भी ठंडा हो रहा है। बस यहाँ पे क्या है, आइस नहीं जम रही। आइस क्यों नहीं जम रही है, बर्फ़ क्यों नहीं जम रही,
वो मैं आपको बताऊंगा क्लियर तरीके से। बाकी मैंने जो आपको बताया उस तरीके से आपको चेक करना है। यहाँ पे इसका रनिंग प्रेशर एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 0 तक है इसका रनिंग प्रेशर। R600A रेफ्रिजरेंट का जो रनिंग प्रेशर होता है वो 0 से माइनस PSI होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल यहाँ पे रनिंग प्रेशर ठीक है, बाकी मैंने स्टैंडिंग प्रेशर देखा है वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो दिक्कत है वो ये है कि इसका जो कंप्रेसर है कंप्रेसर भी कंटिन्यू चल रहा है, ऐसा नहीं है। बस इसमें जो प्रॉब्लम वो आपको बताऊंगा और आपके सामने ये सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा। अच्छा, अगर ये सिस्टम कहीं से चोक होता है तो ये जो सुई होती है वो माइनस में आ जाती है 13 तक, मतलब 30 तक ये सुई आ जाती है, क्योंकि सिस्टम जब हमारा चोक होता है तो सुई वापस में आने लगती है, बैग आने लगती है। और इसका जो कंप्रेसर है वो भी इतना हीट नहीं हो रहा है कि अगर ज़्यादा हीट होगा तो ऐसा ही कंप्रेसर बार बार ट्रिप होगा। तो फिलहाल कंप्रेसर भी हीट नहीं है, इसकी बैंडिंग भी ठीक है और कंप्रेसर जो है कंटिन्यू चल भी रहा है, ऐसा भी नहीं कि चल नहीं रहा, चल भी रहा है, ऐसा नहीं है। अगर कंप्रेसर की पंपिंग डाउन होगी तो एक कूलिंग कम करेगा, आधा का जो आपका कंडेंसर है वो हीट होगा, आधा नहीं होगा, एक ये भी रीज़न होता है। तो आप इसको भी क्लियर कर लें कि अगर आपके कंप्रेसर की पंपिंग डाउन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 500 PSI होती है, तो यहाँ पे क्या है अगर 250 है 2 से, तो इसमें क्या है कूलिंग ये ठीक से नहीं करे, आपका कंडेंसर जो है हीटिंग कंडेंसर आधा हीट होगा आधा नहीं होगा, तो आप इससे क्लियर कर सकते हैं कि आपका कंप्रेसर की पंपिंग डाउन है। एक चीज़ और है, कैपिलरी ट्यूब पे आइस आना स्टार्ट हो जाती है, तो आप इससे भी क्लियर कर सकते हैं अगर आपके कंप्रेसर की पंपिंग डाउन है तो वहाँ पे क्या होगा, आपका कंडेंसर आधा हीट होगा, कुछ लाइनें हीट होंगी या फिर कैपिलरी ट्यूब पे आइस आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इससे क्लियर कर सकते हैं कि आपका कंप्रेसर जो है वो उसकी पंपिंग डाउन है, मतलब उसकी पावर जो है कम है, उसकी क्षमता जो है कम हो गई, गैस को रन नहीं कर पा रहा है। तो ये रीज़न होता है, इससे आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी क्या है, इसका जो कंप्रेसर है फ़िलहाल अभी रनिंग कंडीशन में और इसमें जो है पावर भी ठीक है, वो भी मैंने देख लिया है। और इसको मैं अब जो है आपको जो सक्शन वाला पाइप है उसको मैं कट करके उसके बाद कंप्रेसर ऑन करके सारी गैस निकाल के उसके बाद मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। उसके बाद सारी स्टेप बाय स्टेप लाइन कट करूँगा, उसको आपको क्लियर नज़र आ जाएगा कि इसमें फॉल्ट क्या है। मेरा भी जो डाउट है वो कंप्रेसर पे है कि कंप्रेसर क्या दिक्कत दे रहा है, बट वो मैं आपके सामने ही क्लियर करूँगा कि इसमें क्या फॉल्ट है। और इस तरीके की दिक्कत आ रही है जैसे कि मैंने आपको बताया, वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, चीज़ का ध्यान रखना है। इससे पहले ही बताया कि R600A गैस है, तो इसमें R600A गैस है। कभी भी कहीं भी विजिट करें सबसे पहले आपको स्टिकर पे गैस को देखना है कि गैस कौन सी है। तो R600A गैस एक रीज़न और भी होता है ये कि R600A गैस होती है तो आप गोदरेज की फिलअप करें। अगर गोदरेज की फिलअप करेंगे तो वहाँ पे ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड चल रहे हैं मार्केट में, तो अलग अलग कंपनी अलग अलग गैसें दे रही हैं। फिलहाल मेरा जो एक्सपीरियंस है और मुझे जो भरोसा है वो गोदरेज की गैस R600A रेफ्रिजरेंट जो होती है वो एकदम एक नंबर होती है, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप और कोई कंपनी की गैस फिलअप करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि पानी ठंडा होता है और बर्फ़ नहीं जमती। ये दिक्कत मैंने खुद देखी है और मेरे सामने आई। मैंने क्या किया, सारी गैस निकाल के वैक्यूम करके अच्छे से गोदरेज की जो गैस है वो मैंने फिलअप की, उसके बाद वो दिक्कत दूर हो गई। ऐसी भी दिक्कत आई है तो आप क्या करें, हमेशा गोदरेज जो है गोदरेज का ही कैन लें R601 का, तो वहाँ पे क्या होगा अच्छे से ये गैस जो होगी रन करती है और अच्छे से ये बर्फ़ जमाती है। ये भी एक रीज़न होता है। एक चीज़ और है, अगर आपका फ्लोरोन है, जैसे कि आप फ्लोरोन जो गैस है वो एकदम अच्छे से गैस काम करती है, और फ्लोरोन का जो कैन होता है उस पर भी मुझे भरोसा है। जैसे कि R134 भी और कंपनी की गैसें हैं मार्केट में अवेलेबल, तो आप उनको ना लें। ये जो है R134 गैस फ्लोरोन का कैन, इस पर भी मुझे भरोसा है कि ये जो होती है गैस मतलब 0 लेवल पे ये काम करती है, और प्लस इसका जो होता है प्रेशर बहुत मतलब अच्छे से ये वर्क करती है। और यहाँ पे जो होता है, मैंने ये भी देखी है R134 गैस जो होती है और कंपनी की गैस फिलअप करी तो वहाँ पे भी ये दिक्कत आई कि वहाँ पे पानी ठंडा हुआ, बर्फ़ नहीं जमी। फिर उसके बाद भी यही मैंने दोबारा किया था वैक्यूम करके, और उसके बाद R134 गैस फिलअप की, उसके बाद वही सेम मतलब जो दिक्कत थी वो दूर हो गई और बर्फ़ अच्छे से जमना स्टार्ट हो गया। तो आप क्या करें, कभी भी गैस लें तो फ्लोरोन का कैन लें R134, और गोदरेज का लेना है तो R106 गैस यूज़ करें गोदरेज की। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो गैस है इन पर भरोसा है और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि अगर गैस भी है, अगर गैस चेंज कर देते हैं तब भी ये दिक्कत आती है कि पानी ठंडा होता है, बर्फ़ नहीं जमती है। फिलहाल मेरे साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो मतलब कंप्रेसर है, कंप्रेसर को मैं ऑन करके इसका जो सक्शन पाइप है इसको कट करके उसके बाद मैं ऑन करके उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि इसमें क्या
फॉल्ट है और क्या दिक्कत है, किस वजह से ये जो है पानी ठंडा कर रहा है। हालांकि फ्रीज़र चेंज है, कंडेंसर चेंज है, सब कुछ ठीक भी है इसमें, थर्मोस्टेट की सेटिंग ठीक, प्लस हीटिंग कंडेंसर ठीक, फ्रीज़र ठीक, रनिंग स्टैंडिंग प्रेशर ठीक, सब कुछ ठीक है। उसके बाद भी ये जो है बर्फ़ नहीं जमा रहा है, तो वहाँ पे क्या दिक्कत हो सकती है। तो अभी क्या है, मैं आपको सक्शन वाला पाइप कट करके उसके बाद कंप्रेसर ऑन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो है इसका प्रेशर कैसा है, वो आप इससे क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद डिस्चार्ज काटूंगा, उसके बाद इसका जो हीटिंग कंडीशन है उससे पहले एक कट करूँगा। बट उससे पहले क्या है, सक्शन वाला पाइप जो है मैं आपको कट करके उसके बाद इसको रन करके उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी कंडीशन कैसी है। तो फिलहाल इसको कट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और उससे पहले जो है ये जो यहाँ से प्रेशर आएगा सारा कुछ, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिक्कत है और क्यों बर्फ़ नहीं जम रही है इस फ्रिज में। और अगर बर्फ़ नहीं जमती है तो मैं और भी आगे आपको बताऊंगा कि क्या क्या रीज़न होते हैं, बर्फ़ क्यों नहीं जमती है। फ़िलहाल इसमें जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताऊंगा। इसको क्या मैंने कट कर लिया है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पे जो है कंप्रेसर की सक्शन वाला पाइप कट कर लिया है। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर बता दूँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर क्या है, आपका कंप्रेसर है 2 एम्पेयर का, ठीक है, आपने OLP लगाया है 1 एम्पेयर का। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका कंप्रेसर 2 एम्पेयर का है, OLP 1 एम्पेयर का लगाया है, तो ये क्या है, जल्दी कंप्रेसर की सप्लाई को ब्रेक कर देगा। इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, तो वो रेड हो जाता है, फिर इस कंप्रेसर को कट कर देता है। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जिस साइज़ का कंप्रेसर उसी साइज़ का आपको OLP लगाना है। इस चीज़ का आपको नोट कर लेना है अच्छे से। और यहाँ पर एक चीज़ मैंने और क्लियर कर देना है कि कंप्रेसर के साइज़ के अकॉर्डिंग अगर OLP लगाएंगे तो वो अच्छे से कंटिन्यू चलेगा और वहाँ पे कूलिंग भी अच्छे से होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा कि जितने लोड का एम्पेयर है उतने ही लोड का आपको OLP लगाना है, वरना आपका कंप्रेसर जो होगा जल्दी कट कर देगा। अगर आप ज़्यादा पावर का OLP लगाते हैं तब भी क्या होता है, कंप्रेसर आपका जो होता है कंटिन्यू चलता है, फिर हीट हो जाता है बहुत ज़्यादा, उससे भी कंप्रेसर आपका ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। और अगर कम पावर का लगाते हैं तो वो ब्रेक जल्दी कर देता है सप्लाई को, इस वजह से भी कंप्रेसर कंटिन्यू नहीं चल पाता है। इस वजह से वहाँ पे कूलिंग जो होती है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। फिलहाल मैंने पूछ लिया यहाँ पे क्या लाइट भी ठीक है, अगर कहीं से वायरिंग आपकी लूज़ है, मेन सप्लाई है, या फिर आपने जहाँ पे प्लग टॉप लगाया तो वहाँ पर भी अच्छे सप्लाई होना चाहिए। कंप्रेसर के जो आपके कॉमन रनिंग स्टार्टिंग है वहाँ पर भी लूजिंग नहीं होना चाहिए, अच्छे से एकदम रिले में थिम्बल अटैच होना चाहिए। अगर लूजिंग हुई तब भी आपका कंप्रेसर बार बार ऑन ऑफ होगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो वायरिंग है A to Z वायरिंग जो भी आपने लगाई है मेन सप्लाई मेन प्लग टॉप में, तो वो हर वायरिंग अच्छे से होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, जिससे कि अगर लूजिंग होगी तो वो आपका कंप्रेसर बार बार ऑन ऑफ होगा और कंप्रेसर हीट अप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो उसके बाद क्या है, अगर आपके वोल्टेज ठीक आ रहा है, एक चीज़ और ध्यान रखना है, AC वोल्ट 220 से 230 AC वोल्ट आना चाहिए, कंप्रेसर को मिलना चाहिए। अगर वोल्टेज कम होंगे फिर भी ये कंप्रेसर कंटिन्यू नहीं चल पाएगा। अगर वोल्टेज कम है तो आप स्टेबलाइजर का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वोल्टेज आपके ज़्यादा आ रहे हैं फिर भी आप स्टेबलाइजर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टेबलाइजर होता है दोनों के लिए होता है, वोल्टेज कम वोल्टेज ज़्यादा के लिए, दोनों के लिए वो कंट्रोल कर देता है। तो रिले ओवरलोड का आपको ध्यान रखना है, खासतौर से कि सेम पावर के ही आपको कंप्रेसर में इंस्टॉल करना है, जिस पावर का कंप्रेसर है, चाहे वो 1 एम्पेयर हो, 1.5 एम्पेयर या फिर 2 एम्पेयर हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल डबल डोर है, ट्रिपल डोर है, साइड बाई साइड फ्रिज है, या रेस्टोरेंट में जो फ्रिज होते हैं, कोकोला फ्रिज में जो फ्रिज यूज़ होते हैं, मतलब जो कंप्रेसर यूज़ होते हैं, तो वो साइज़ आप उसके अकॉर्डिंग देख लें। अभी फ़िलहाल मैंने इसकी पिन कैप निकाल दी, गैस भी निकाल दी, जो भी है इसको मैंने क्या है ऑन कर दिया है। और उसके बाद आपको जो सक्शन वाला पाइप है वहाँ से मैं आपको प्रेशर दिखाऊंगा कि इसका प्रेशर कैसा है। वो आप अंगूठा रख के फील कर सकते हैं, लगभग 6-7 सेकंड आप रोक पाएंगे, वरना आप इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसका प्रेशर इतना हार्ड होता है। बाकी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, आप क्या है आवाज़ नहीं आती हुई, क्योंकि उस समय जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो वहाँ पर माइक जो था मेरा बंद था, इसी वजह से ये दिक्कत आई है। तो फिलहाल डबल बार मेहनत हो गई मेरी। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ से क्या है, सक्शन वाला जो पाइप है वो ठीक है। अब मैं इस पाइप को कट करके देखता हूँ, प्रेशर भी ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऑयल वगैरह भी कुछ नहीं आ रहा है। इस पाइप को यहाँ से कट करके उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो कंडेंसर है, ऐसा तो नहीं कंडेंसर में ऑयल वगैरह हो, हालांकि हमें चोक नहीं दिखाता हो, तो हमें इसको कट करके उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कंप्रेसर फिर दोबारा ऑन करके। इसको मैंने कट कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ से प्रेशर देखता हूँ, इसका प्रेशर कैसा है, प्लस इसमें एक चीज़ और देखता हूँ कि ऑयल वगैरह तो नहीं है, तो इससे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं, इसको मैंने होल्ड कर दिया, उसके बाद इसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो तो मुझे फील हो रहा है, और अच्छे से ये प्रेशर इसका आउट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ तक ठीक है। इसका जो कंडेंसर है वो भी ठीक है, कंडेंसर तो न्यू है, फ़िलहाल कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं आपको जो है इसका जो सक्शन वाला पाइप है वो भी ठीक है, और इसका जो ये जो आपका ड्रायर में लगता है पाइप ये भी ठीक है कंडेंसर का। प्लस अब मैं आपको ये वाला जो डिस्चार्ज लाइन है इसको यहाँ से कट करके दिखाता हूँ कि ऐसा तो नहीं कि कंप्रेसर जो है हल्का फुल्का ऑयल फेंकता हो, क्योंकि यहाँ पे ऑयल तो फेंक रहा है, जो कंडेंसर वाली लाइन है वहाँ से हल्का फुल्का ऑयल आ रहा है। तो एक बार मैं ये भी क्लियर कर लूँ कि इसका जो इसका कंप्रेसर का जो है पाइप, डिस्चार्ज वाला पाइप, इसको कट करके फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ और इसको रनिंग कंडीशन में चला के दिखाता हूँ कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ से जो है इसका ऑयल फेंकता हो, ऑयल के ज़रिए से गैस जाती हो, गैस में ऑयल मिक्स होके फिर उसके बाद वहाँ पे कूलिंग नहीं करेगा ठीक से। तो यहाँ पे क्या है, इसको मैंने कट कर दिया, उसके बाद मैं इसका प्रेशर होल्ड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो है डिस्चार्ज लाइन जो है वो ऑयल फेंक रही है और धुआं टाइप देखें आप, इस तरीके से यहाँ पे ऑयल आ रहा है और कंप्रेसर जो है कंटिन्यू यहाँ पे ऑयल फेंक रहा है। तो इसी वजह से वहाँ पे जो है फ्रीज़र में कोई मतलब जो इसका फ्रीज़र है वहाँ पे पानी तो ठंडा हो रहा है, बट इसमें क्या है जो बर्फ़ जमना चाहिए वो बर्फ़ नहीं जम रही। अब मैं आपको बताऊँ इसमें जो है इसका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर सेम वही है जो था इसमें। किसी ने भी इसका फ्रीज़र चेंज किया, कंडेंसर चेंज किया, तो ये नहीं किया कि इसका डिस्चार्ज लाइन कट करके देख लें कि ऐसा तो नहीं ऑयल फेंक रहा है। ऑयल क्यों फेंक रहा है पहले तो आप ये समझ लें। इनका जो फ्रीज़र है, फ्रीज़र जो है इन्होंने चेंज कराया। वो चेंज क्यों कराया, इसमें चाकू लग गए थे इसी वजह से, क्योंकि आइस तोड़ते समय इन्होंने चाकू मारा था और फिर इसको कंटिन्यू चलने भी दिया, एक दिन तक कंटिन्यू चला ये फ्रीज़र। फ्रीज़र में जितनी भी बर्फ़ थी वो पानी में कन्वर्ट होके इस कंप्रेसर के अंदर सारा पानी आ गया। ये चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी अगर फ्रीज़र चेंज कर रहे हैं आप, न्यू आपने कंडेंसर लगा दिया है ठीक है, चलो आपने न्यू फ्रीज़र लगा दिया ठीक है, बट उससे पहले आपको कंप्रेसर भी चेक कर लेना चाहिए। कंप्रेसर अगर पानी आ गया है कंप्रेसर में तो आप क्या करें, सारा पानी निकालें, फिर दोबारा से ऑयल चार्ज करें, क्योंकि ऑयल जो होगा वो सारा निकल जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, आप फिर दोबारा ऑयल को चार्ज करेंगे तब ये दिक्कत दूर होगी, या फिर आप कंप्रेसर न्यू इंस्टॉल करें। इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जो है इसका जो फ्रीज़र है वो नया है, कंडेंसर नया है। बस जो दिक्कत है, इससे पहले जो फ्रीज़र था इन्होंने क्या कंटिन्यू मतलब एक दिन चलाया कंप्रेसर और फ्रीज़र चलता रहा, उसमें जितना भी बर्फ़ थी, जितना भी पानी बना वो सब कंप्रेसर ने सक कर लिया अपनी साइड, मतलब कंप्रेसर की साइड आ गया वो सारा पानी, कंप्रेसर के अंदर पानी आ गया। इसीलिए कंप्रेसर की जो डिस्चार्ज लाइन है वो ऑयल फेंक रही है और बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है इस लाइन से। इसी वजह से ये कंप्रेसर जो है चल तो रहा है, पंपिंग डाउन है, सब कुछ ठीक है, वाइंडिंग भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें वाइंडिंग में कोई दिक्कत है या फिर इसका कंप्रेसर नहीं चल रहा है या फिर पंपिंग डाउन है, सब कुछ ठीक है। दिक्कत जो है इसके कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन में, या फिर तो आप कंप्रेसर रिप्लेस करें या फिर पानी निकाल के इसके बाद इसमें दोबारा ऑयल चार्ज करें। फिर भी ऐसा है कि 100% ये कामयाब रहता नहीं है, ज़्यादा बेटर है कि आप कंप्रेसर को ही रिप्लेस कर दें, क्योंकि इसके डिस्चार्ज लाइन से ऑयल आ रहा है, वहीं से गैस जा रही है, जो इसका जो प्रेशर होता है उसके साथ में गैस और ऑयल मिक्स होके जा रहा है ऊपर। इसी वजह से यहाँ पे बर्फ़ नहीं जम रही है, और इसमें जो है बर्फ़ जब नहीं जमेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, पानी ठंडा हो रहा है बस और बर्फ़ नहीं जम रही, तो ये दिक्कत है। तो आप क्या करें, या फिर तो आप कंप्रेसर रिप्लेस करें। और कभी भी आप कहीं भी चेक करेंगे कि ऐसी दिक्कत आ रही है कि फ्रीज़र उनका लीक है, फ्रीज़र में चाकू लग गया या फिर और कोई दिक्कत है, फ्रीज़र और किसी की वजह से मतलब जो है फ्रीज़र में होल हो गया है, तो क्या करें, सबसे पहले आपको फ्रीज़र कट करना है, उसके बाद कंडेंसर कट करना है, डायरेक्ट आपको लाइनें काट के कंप्रेसर को रन करना है। कंप्रेसर की फिर देख लेना है कि आपको ऐसा तो नहीं कि कंप्रेसर डिस्चार्ज लाइन से ऑयल फेंक रहा है। अगर डिस्चार्ज लाइन से ऑयल फेंकता है तो आप कंप्रेसर रिप्लेस कर दें, या फिर आपका जो कंडेंसर है, कंडेंसर भी आप देख लें कि अगर कंडेंसर में बहुत ज़्यादा ऑयल है, बहुत ज़्यादा ही ऑयल है, तो आप क्या करें, सीधा कंडेंसर चेंज कर दें, या फिर कम है तो आप नाइट्रोजन की मदद से इस ऑयल को फ्लैश कर सकते हैं। फ्रीज़र तो फ़िलहाल आपको न्यू ही डालें, क्योंकि अगर ज़्यादा ही होल हो जाते हैं, 10-12 होल हो जाते हैं या 5-6 होल हो जाते हैं, तो आप फ्रीज़र रिप्लेस कर दें, उसको रिपेयर ना करें, क्योंकि आगे दिक्कत हो सकती है। वो अगर आप रिपेयर कर रहे हैं तो क्या करें, फ्रीज़र को अच्छे से फ्लैश कर लें और इसके जो हीटिंग कंडेंसर है उसको भी अच्छे से फ्लैश कर लें। तो मैंने जो भी आपको बताया है A to Z इन्फॉर्मेशन दी है इस वीडियो में, तो आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे तो आपके सामने ये दिक्कत नहीं आएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। और कभी भी गैस आप फिलअप करेंगे तो वैक्यूम अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद ही गैस को आपको फिलअप करना। अभी फ़िलहाल इसमें जो दिक्कत है, और एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी सोल्डिंग करेंगे, ड्रायर लगाएंगे तो आप
पहले जो कॉपर का टुकड़ा है इसको लगाएंगे। उससे क्या होता है, लीकेज नहीं होते हैं, लीकेज के चांसेस नहीं होते। और जो कभी भी सोल्डिंग करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, सोल्डिंग करते समय मटेरियल इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, वरना आपका फ्रीजर जो है केवल पानी ठंडा करेगा या फिर आपका पानी ठंडा नहीं करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी गैस को जो सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि गैस क्या होती है कि जब चलती है तो वहाँ पे मटेरियल जो होता है गैस को रोकेगा, गैस के भाव को रोकेगा, तो वहाँ पे आपका जो सुई होगी माइनस में आएगी, तो इस वजह से वहाँ पे कूलिंग नहीं होगी। तो ध्यान रखें कि अच्छे सोल्डिंग करें, मटेरियल नहीं जाना चाहिए, कैपिलरी ट्यूब का टाँका ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्लॉक हो जाएगा तो कंप्रेसर में अगर आप गैस डालेंगे तो वहाँ पे ये दिक्कत आएगी कि आपका कंप्रेसर जो है बंद हो जाएगा। अगर गैस कम होगी तब भी वहाँ पे कूलिंग होगी, अगर गैस बहुत ओवर होगी तब भी, मतलब गैस कम होगी तब भी कूलिंग कम होगी, बर्फ़ नहीं जमेगी। अगर गैस ओवर होगी तब भी आपका कंप्रेसर बार बार ट्रिप करेगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ इस तरीके से चेक करना है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई, वीडियो को लाइक कर